Good morning, class. Let's start with the study. Continue with the last video, last class, chapter contract. In the last class, we have discussed about legal provision related to offer. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वहाँ पे दो व्यक्ति होते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफरर होता है तो दूसरा ऑफरी होता है, जिसका नाम है एक्सेप्टेंस करना। एक्सेप्टर होता है, प्रॉमिस देने वाला होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस कि एक सहमति, एक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को ऑफर दिया गया कि मैं आपकी रेड कार खरीदना चाहता हूँ, मैं आपका लाल घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। तो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक्सेप्टेंस करने के लिए जो ऑफर किया गया है, उसके अगेंस्ट भी जो एक्सेप्टेंस मिलेगी वो कैसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या पॉइंट है, व्हाट पॉइंट्स आर देयर शुड बी रिलेटेड टू एक गुड एक्सेप्टेंस। तो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज इट मस्ट बी एब्सोल्यूट, इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो वो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हम जो ऑफर दिया है, हमने जो ऑफर दिया है उस ऑफर में कोई भी एड और लेस नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, मैंने किसी को ऑफर दिया कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं 5 लाख रुपए में। कार का कलर बता दिया मैंने ब्लैक, आपकी ब्लैक वाली कार आई वांट टू परचेज ऑफ ₹5 लाख। अब अगला व्यक्ति, एक्सेप्टेंस कब होती है? एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि अगले व्यक्ति ने कहा यस, मैं आपको मेरी ब्लैक वाली कार 5 लाख रुपए में दे दूंगा। ये जो मैंने बोला है ना कि ऑफर जैसा दिया वैसा का वैसा उसने एक्सेप्ट किया, वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब उसने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया। जैसे वो कह सकता था कि सर कार तो ब्लैक वाली दे देंगे लेकिन पैसा आपसे 5.5 लाख रुपए लेंगे, मतलब 5 लाख रुपए में हम नहीं दे पाएंगे आपको। तो ये क्या है कि आपने एक्सेप्टेंस को कुछ मॉडिफाई कर दिया है। तो ये जो मॉडिफाई नहीं करना है, आपको कुछ ऐड नहीं करना है, उसके अंदर कुछ लेस नहीं करना है, उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है। तो कहने का मतलब है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस का लीगल प्रोविजन है, वो पहला लीगल प्रोविजन है कि एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए बेटा? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, एब्सोल्युटली राइट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर इन द सेम परसेप्टिबल फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म लिख दो चाहे परसेप्टिबल फॉर्म लिख दो। इसका मतलब ये है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। हमने किसी व्यक्ति को लेटर लिखा, बहुत दूर व्यक्ति है, फोन किया, लेटर, पहले लेटर से होता था काम, इसमें एग्जाम्पल लेटर वाला बहुत अच्छा रहेगा। हमने लेटर लिखा कि सर आपकी गोदाम से मुझे 5000 kg गेहूँ चाहिए। उसके अंदर हमने नाम लिखा, गेहूँ की ये क्वालिटी होनी चाहिए, हमने ऊपर दिया। अब दूसरा व्यक्ति उसने मन में सोच लिया कि हाँ दे देंगे, तो वो नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। इसका मतलब उस व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ये बताना चाहिए कि भैया हाँ हम आपको वीट भिजवा देंगे। तो उसके अंदर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि आप सर हमें समय के पहले इस प्रारूप में ये आपके पास क्वालिटी है, जिस जो क्वालिटी आपके पास गेहूँ है उनकी सबकी रेट भेजें। तो कहने का मतलब एक्सेप्टेंस वही माना जाता है जो ऑफरर के द्वारा कोई फॉर्म डिसाइड किया गया है, या फिर जो ऑफर है उसका रूप क्या है। तो हमने उनको ऊपर दिया कि सर हम आपसे गेहूँ खरीदना चाहते हैं, हमें आप 3-4 क्वालिटी के गेहूँ के प्राइस बताइए और उनका सैंपल भेजिए। तो जो कम्युनिकेशन है वो भी उन्होंने भेजा है बाकायदा कि आप लेटर में लिख के भेजिए, तो वही फॉर्म होना चाहिए, या कह सकते हैं फॉर्म में बात होनी चाहिए। तो देयर आर रिक्वायरमेंट टू ए फॉर्म, प्रिस्क्राइब फॉर्म, परसेप्टेबल फॉर्म। तो कम्युनिकेट किसको होना चाहिए बेटा? ऑफरर को होना चाहिए। आप किसी तीसरे व्यक्ति को कह दिया
कि हाँ मिस्टर आर ने मेरे से गेहूं मांगे थे, मिस्टर बी को आप बोल रहे हो कि उनको बोल देना कि मैं दे दूंगा, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको फिर तक आपकी इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस कैन बी ओरल और इन रिटर्न और बाय कंडक्ट। देखिए बात क्या कह रहा है कि आपके 3 टाइप के बोला है इसमें कि एक्सेप्टेंस कैसे हो सकता है। ओरल का मतलब मौखिक, आपको किसी व्यक्ति ने रिटर्न में लिख के कुछ भेजा, आपने उसको ओरली बोल दिया यस कर देंगे। या कई बार क्या होता है रिटर्न का आंसर रिटर्न में होना जरूरी है, तो आपको रिटर्न में लिख के भेजना होता है, तो वो भी एक्सेप्टेंस है, ये भी एक्सेप्टेंस है। और बाय कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज को करके, जैसे मैंने भी आपको बोला कि कोई व्यक्ति से हमने कहा कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं 5 रुपये में ब्लैक वाली, तो उसने क्या कहा यस नहीं की, उसने डायरेक्ट कार ही दे दी है, जो सरकार रख लो आप 5 लाख रुपये दे दो। तो ये क्या हुआ कंडक्ट, इसका मतलब जो आपको करवाना है वो कार्य करके भी आप कर सकते हो, उसके लिए सहमति बाय ओरली भी दे सकते हो, बाय रिटर्न भी दे सकते हो कि आई विल डू दिस वर्क। तो कहने का मतलब है कि आपकी एक्सेप्टेंस किस फॉर्म में हो सकती है, आपकी एक्सेप्टेंस हो सकती है ओरल, राइटिंग और बाय कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब काम करके विद इन टाइम लिमिट। विद इन टाइम लिमिट का मतलब ये होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीजें आपको समय में करनी होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अपने घर पे शादी है और हम बीकानेर से रसगुल्ला मंगवाना चाहते हैं। अब हमारे घर पे शादी सपोज करो आज की डेट है 26 है, 30 तारीख की शादी है, हमने किसी को ऑर्डर दिया कि सर हमें ये पेमेंट है और आपका आप हमें 50 टिन ऑफ रसगुल्ला यू विल सेंड वाया बस। अब वो भूल गया या जैसे भी मान लो उसने सहमति नहीं दी या बात नहीं की, अब उन्होंने आज अपन को तो आज बताए तभी हो, तारीख 26 हो गई, 27 28 तक हो गया, जवाब नहीं देता तो अपन दूसरे से मंगवा लेते। फिर 29 को उसका फोन आता है कि सर हम आपको भिजवा देंगे। तो क्या मुझे बात बताइए, वो टाइम जो है उसके अंदर एक्सेप्टेंस होती तभी तो मंगवाते। जैसे कभी कभी क्या होता है बहुत सारे अपन डील करते हैं, बस वाले हलवाई वाले ये क्या करते हैं टाइम के बाद में आपको एक्सेप्टेंस देते हैं, तो जो एक्सेप्टेंस होती है वो वैलिड नहीं होती है। मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए जो समय के अंदर होनी चाहिए। जब कोई समय बीत गया उसके बाद में कहेंगे एक्सेप्टेंस। जैसे आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हो और उन्होंने समय जाने के बाद कहा कि हाँ सर मैं एडमिशन आपका करवा देंगे, तो अब आपने कहीं दूसरी जगह उसका अरेंजमेंट कर लिया, तो कहने का मतलब है कि आपको टाइम पे किसी व्यक्ति ने हाँ नहीं की है, यस नहीं किया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि काम नहीं होने वाला, तो आपने उसको रिप्लेस करके दूसरी जगह चले गए। तो उससे क्या होता है कि वो जो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी वो बाद में हुई, लेट हुई, तो वो क्या हो गई इनवैलिड हो गई। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 5 पे एन एक्सेप्टेंस गिवन विदाउट एनी ऑफर। देखिए ये बात क्या बोल रहा है, इसको ये भी कह सकते हैं काउंटर ऑफर भी बोल सकते हैं, काउंटर ऑफर भी बोलते हैं बेटा इसको। मतलब एक्सेप्टेंस होनी चाहिए बिना किसी ऑफर के। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अभी कार वाला आपको कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ ब्लैक वाली 5 लाख में, लेकिन सामने वाला दूसरा ऑफर कर रहा है सिर्फ 5 लाख में हम आपको ब्लैक वाली देंगे, आप हमारी रेड वाली कार खरीद लो। तो मुझे क्या होता है ये एक्सेप्टेंस है या वो भी ऑफर दे रहे हैं, ये क्या हुआ मेरी बात समझ में आया। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 2 कार है, मैंने आपको एक कार के लिए कहा कि ये आपकी कार में खरीदना चाहता हूँ रेड कलर वाली, और आपने उसके लिए यस और नो नहीं कहा। नो कहा तो भी एक्सेप्टेंस है कि भाई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, यस कहा तो भी यस सही है। बट आपने कहा कि नहीं सर हम आपको हमारी ब्लैक वाली नहीं रेड वाली कार या रेड वाली नहीं ब्लैक वाली कार देंगे। इसका मतलब आपने डायरेक्ट उल्टा ऑफर डाल दिया, इसका मतलब दूसरे हिसाब से आपने एक ऑफर और दिया। तो कहने का मतलब एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, वो एक्सेप्टेंस कभी भी ऑफर नहीं आना चाहिए एक्सेप्टेंस में। इसमें लिखा है कि एन एक्सेप्टेंस गिवन विदाउट एनी ऑफर, मतलब बिना ऑफर के नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसको दूसरे वे में भी देख सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है ऑफर आता ही नहीं है, तो आप खुद क्या कर देते हो एक्सेप्टेंस कर देते हो कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा। अरे भैया ऑफर तो देने दिया अगले को, वो ये बाद में वाला पॉइंट भी आएगा वैसे। फिर चलते हैं अपन पॉइंट नंबर 6, इट मस्ट बी गिवन द पार्टी और पार्टी टू whom the offer is made। सुनना मेरी बात बड़ा, इट मस्ट बी गिवन, ये दी हुई होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस सहमति होती है जब पार्टी का मतलब जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया है, जब पार्टीज का मतलब जो बहुत सारे ऑफर देने वाले थे, टू whom the offer is must is made, मतलब एक्सेप्टेंस उसी व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, किस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए जिस व्यक्ति ने हमें ऑफर दिया है। आप कहीं तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को, पांचवें व्यक्ति को अगर कहते हो कि वो हम काम कर लेंगे, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके द्वारा ऑफर निकल के आया है या वो व्यक्ति जो ऑफर दिए थे अपन को
उन्हीं के माध्यम से होनी चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। पॉइंट नंबर 7, द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैनॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस। देखिए बात क्या बोल रहा है कि आप चुप रह जाते हो, कभी कभी क्या होता है आप साइलेंट रह गए, तो साइलेंट रहना भैया एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। आपको सहमति चाहे ओरली दो, चाहे रिटर्न में दो, चाहे कंडक्ट करके दो, देनी पड़ती है। द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैनॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस। साइलेंस से आपकी सहमति नहीं मानी जाएगी। अगर आप चुप रहते हो तो वो नहीं माना जाएगा। अगर आप कोई व्यक्ति आपको कोई काम करने के लिए कहता है लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपके अंदर इच्छा तो है कि मैं करूंगा काम, बट यू हैव द साइलेंट, देन देयर इज नो एक्सेप्टेंस, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। बड़ा इजी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बाय सुटेबल पर्सन who has authority to communicate। ये कह रहा है कि the communication of the acceptance should be made by, इसका मतलब भैया एक्सेप्टेंस सही अथॉरिटी वाले के साथ होनी चाहिए। जैसे कि सपोज कीजिए आप किसी स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए गए और आपको पता भी नहीं था कि ये इसमें अथॉरिटी पर्सन कौन है, तो कोई आपको थर्ड पार्टी वहाँ पे बैठी थी, उसने आपसे पैसे ले लिए, एडमिशन कर दिया। इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता कि ये कॉलेज का मेंबर है या नहीं है, आप नए व्यक्ति थे। प्रिंसिपल ऑफिस में गए आप, उन्होंने कहा कि बाहर जाओ पर्चे निकलवा लो। कोई फर्जी आदमी आपके पास वहाँ बैठा था या कोई ऐसे मान लो कर्मचारी बैठा था, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है बेटा, विदाउट अथॉरिटी हम क्या करते हैं कोई काम करवा लेते हैं, लेकिन बाद में 2 साल बाद 3 साल बाद जब वो सामने आता है, स्क्रूटनी होती है, तो पता लगता है कि उसमें साइन फर्जी थे। तो इसका मतलब जो एक्सेप्टेंस की जाती है, जैसे सपोज कीजिए आपको एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने एक प्रिंसिपल सर को लेटर भेजा कि सर ये हमारी मार्कशीट है जो पुरानी थी उसको हमें सुधारना है, या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर जैसे अजमेर बोर्ड में भेजा। अब वहाँ पे वो लेटर गया, किसी ने फर्जी मार्क्स बना के फिर वो वापस भेज दिया, अपना जो भी चार्ज था 510,000 रुपये वो उन्होंने रख लिया। अब वो एक बात बताइए, क्या अजमेर बोर्ड उस व्यक्ति को ऑथराइज कर रहा है? नहीं कर रहा, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दी। तो ऐसी कोई एक्सेप्टेंस है जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी जाती है, वो भी एक्सेप्टेंस नहीं माना, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। उसको उस मार्कशीट को या जो भी कोई अपने डील किया वो गलत मानी जाएगी। इसके अलावा इट कैनॉट प्रीसीड एन ऑफर इफ इट डज इट इज नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था अभी आएगा, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपकी एक्सेप्टेंस प्रीसीड एन ऑफर से पहले है, आपने पहले सहमति दे दी तो बेटा एक्सेप्टेंस दे। हाँ, कॉमन वे में नॉर्मल वे में आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो, बट अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनना है उसके लिए ऑफर होना जरूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति को जानबूझ के चला के कह रहे हो हाँ हाँ मेरी ये वाली कार ले ले, तो आपने उसने अभी ऑफर दिया ही नहीं है, आप पहले एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो पहले अगर प्रीसीड एक्सेप्टेंस बिफोर ऑफर, और इफ इट डज अगर ये होती है इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस, तो इस एक्सेप्टेंस को हम वैलिड नहीं कह सकते, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। फिर है पॉइंट नंबर 10, इट मस्ट शो एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्सेप्टर। देखिए ये कह रहा है इट मस्ट शो एन इंटेंशन, जो एक्सेप्टर होता है उसका इंटेंशन भी होना चाहिए कि आई विल एक्सेप्ट, कि ये मैं काम करूंगा, तो किसी दूसरे एक्सेप्टेंस की जगह नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। आपके राकेश जी सर है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, हाथ को हाय कर दो उनको, हाय सर, जय श्री राम, ठीक है। तो देखिए इट मस्ट बी शो एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द एक्सेप्टर। एक्सेप्टर की क्या होनी चाहिए, इंटेंशन भी होनी चाहिए। अगर इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन का मतलब वो मतलब ध्यान कहीं और था, ये कह सकते हैं, या कह सकते करना भी नहीं चाहता था, फिर भी उसने क्या कर दी, यस कर दी, तो ये गलत बात है। तो कुल मिला के अपन ने आज पढ़ा है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है हाँ भरना, ऑफर को स्वीकार करना। जैसे आपको प्रपोज किया, सामने वाले ने कहा यस आई विल डू, इस काम को करूंगा, आई विल नॉट डू, मैं इस काम को नहीं करूंगा। तो वो जो करना नहीं करने के लिए जो यस आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टेंस। तो एक बार थोड़ा सा समराइज करते हैं 1 मिनट का। ये क्या होनी चाहिए बेटा, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ये सामने वाले ऑफर को पता होनी चाहिए, ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, कंडक्टिंग हो सकती है, टाइम के अंदर होनी चाहिए, विदाउट एनी ऑफर, उसके साथ कोई ऑफर अलग से ऑफर नहीं होना चाहिए, जिस पार्टी के द्वारा दिया गया उसी को पता होना चाहिए, उसी के द्वारा उसको बताना चाहिए।
एक्सेप्टेंस उसी व्यक्ति को मिलनी चाहिए। कैनॉट भी इम्प्लाइड साइलेंट नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ रिटर्न में ओरिजिनल कहना चाहिए। और कम्युनिकेट होना चाहिए, किसके अथोराइज पर्सन के द्वारा ही कम्युनिकेट होना चाहिए। कोई तीसरा व्यक्ति हाँ करता है तो मान्य नहीं है। जैसे आपके पिताजी ही, जैसे कल मैंने बताया था कि किसी व्यक्ति के द्वारा आप कुछ कहा जाता है, आपके पिताजी यस कर सकते हैं, आपने बीच में बोल दिया कि हाँ यस है, आपने ताऊ जी ने बोल दिया कि हाँ, फिर करवाएंगे तो कैसे, उसके पास वही नहीं था, तो आपके पापा जी क्या बोले मेरे को तो बात इन्फॉर्मेशन आई नहीं मेरे पास, तो तीसरे व्यक्ति ने यस कर दिया, तो फिर इट कैन नॉट प्रोसीड। और ये ऑफर से पहले नहीं होना चाहिए और उसका इंटेंशन होना चाहिए। तो ये आपके पॉइंट थे जो याद कर लेना कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। अब बात अपन कर रहे थे कि बेटा एक तो आप पर्सनली मैसेज मत करो, जो भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है जिसमें अपना वीडियो अपलोड करते हैं हम, उसी के अंदर आपको रिलेटेड टू वीडियो, रिलेटेड टू बिजनेस स्टडी, रिलेटेड टू कॉमर्स, उसी में आप एक मैसेज कीजिए। आपने मार्कशीट भी असलम जी सर को भी भेज दी, कुछ मेरे को भेज दी, तो आप पर्सनली नंबर पे मैसेज मत लीजिए। उसमें क्या होता है, बहुत सारे नंबरों के मैसेज आते हैं तो देखने में प्रॉब्लम होती है। और भी बहुत सारी क्लासें और भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए होते हैं, प्लीज़ आपके नंबर भी नहीं सेव होते हैं, तो प्लीज़ आप जो आपको अपना रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू 12th क्लास, रिलेटेड टू स्कूल है, वो हमें वो चीज़ें उसी ग्रुप में डालना है, दूसरे ग्रुप में दूसरी या पर्सनल नंबर पे ना डालें। थैंक यू सो मच। ट्राई करना पढ़ने की, और इसको राइट कर लेना, मैं पेज भेज दूंगा आपको फोटो लेके किताब का, सेम टू सेम मैंने उतार दिया है, सिर्फ आपको रीड करना है, राइट करना है, उसके बाद में क्लास लेके